Hello, fellow students. Let's discuss the another topic of investment, that is modes of investment. We already have discussed about the direct investment alternative and indirect investment alternatives. So now we are going to discuss about the transferable financial securities. So शुरू करते हैं. ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कौन सी होंगी? जो सिक्योरिटी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी इन्वेस्टर ट्रांसफर कर सकता है, वो ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी है. तो लेट्स स्टार्ट विद इक्विटी शेयर्स. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में डीप में. तो क्या होता है इक्विटी शेयर्स, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, कैसे वहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो ये सब हम पढ़ेंगे अभी. तो इक्विटी शेयर्स को जनरली कॉमन स्टॉक और ऑर्डिनरी स्टॉक के नाम से जाना जाता है. ऑर्डिनरी स्टॉक या कॉमन स्टॉक इक्विटी शेयर्स ही होते हैं, और ये जो है रियल ओनर होते हैं बिजनेस के. इनके पास वोटिंग राइट होती है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का इनके पास पूरा पूरा राइट होता है. और अगर मैं शेयर्स की बात करूँ तो शेयर्स क्या होते हैं, जो कंपनी की कैपिटल होती है ना, उसको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है. उसके बाद इक्वल वैल्यू में, मान लीजिए 1 लाख कंपनी की क्या है कैपिटल है, उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर लिया जाएगा ₹4.10 ईच. तो वो कितने में डिवाइड हो जाएगी? वो 10,000 में वो डिवाइड हो जाएगी. तो 10,000 वहाँ पे क्या है, वो शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं. तो ये होता है शेयर्स. उसके बाद अगर हम देखें, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाता है आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर. प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद इनको डिविडेंड पे किया जाएगा, और जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो डिपेंड होगा कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं. इन द केस अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो वहाँ पर इनको डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा. इनको सिर्फ डिविडेंड जब ही पे किया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होता है. इन द केस ऑफ लॉस इनको कोई डिविडेंड पे नहीं किया जाता है. अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, इनको शेयर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं एट द टाइम जब ये शेयर्स को परचेज करते हैं किसी भी कंपनी की. अगर हम देखें तो जो शेयर सर्टिफिकेट होते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि कितने उसने शेयर्स खरीदे हैं, और ये एक एविडेंस होता है कि उसने ये शेयर्स खरीदे हैं. ओके, और जितने भी शेयर खरीदे हैं वो तो लिखा ही होता है उसके ऊपर. और इस सर्टिफिकेट की हेल्प से शेयर होल्डर इजीली मार्केट के अंदर डील कर सकता है. और ये जो है शेयर सर्टिफिकेट, ये जनरली 2 फॉर्म्स में मिलते हैं. एक तो होता है फिजिकल, और एक हो सकता है डिबिट. तो फिजिकल जो है फिजिकल फॉर्म में होगा, और डिबिट हमें ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है शेयर सर्टिफिकेट. ओके, अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, कि इक्विटी शेयर होल्डर को किन किन की बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है. जनरली स्टॉक मार्केट में इसको क्लासिफाई किया जाता है ताकि अलग अलग कंपनीज के शेयर्स को सेपरेट कर सके. तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लू चिप शेयर्स. ब्लू चिप शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? उन कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो कि वेल एस्टेब्लिश होती है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती है, और जिनका लॉन्ग रन में एक गुड रिकॉर्ड है अर्निंग का, और ये डिविडेंड भी रेगुलर पे कर रही है. ये कौन सी होती है? ब्लू चिप शेयर्स होते हैं. ब्लू चिप शेयर्स मार्केट के लीडर्स होते हैं, और इनके पास पोटेंशियल होता है, इसके पास पावर होती है कि ये पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. और जो सेंसेक्स और निफ्टी हमारे दो इंडेक्सेस हैं, बीएससी और एनएससी के, तो ये जो है इनके अंदर यही कंपनीज, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में टॉप की कंपनीज को काउंट किया जाता है, उनके बेसिस पर ही बाकी का एवरेज लिया जाता है. पूरी मार्केट को इन्हीं के बेसिस पे देखा जाता है कि क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट की, अप है या डाउन है, तो वहाँ पर टॉप की कंपनीज ली जाती है. तो ब्लू चिप शेयर्स ही इन सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर लिए जाते हैं. तो ये जो है मार्केट लीडर होते हैं. यहाँ पर कैपिटल एप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है. और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रिलायंस, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, ओएनजीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, टाटा स्टील और जिंदल स्टील, ये जो है ये टॉप की कंपनीज है जो कि ब्लू चिप शेयर्स के अंदर इनको कैटेगराइज किया जाता है. उसके बाद हम देखते हैं ग्रोथ शेयर. ग्रोथ शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनकी जो ग्रोथ शेयर उन कंपनीज के शेयर्स होते हैं जिनकी फ्यूचर में ग्रोथ करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मार्केट की एवरेज ग्रोथ. मतलब मार्केट में जो भी एवरेज ग्रोथ चल रही है, मान ली 8% एवरेज ग्रोथ चल रही है मार्केट के अंदर, लेकिन इनमें पर्टिकुलरली इस कंपनी की जो ये ग्रोथ शेयर है, इन कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके ग्रो करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं. मान लीजिए 10% हो गए, इससे ज़्यादा हो गए, एक्चुअल जो एवरेज चल रहा है मार्केट के अंदर उससे ज़्यादा. तो ग्रोथ शेयर के अंदर यही होता है, उनकी ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं.
बट यहाँ पर डिविडेंड जो है कम दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर। अगर हम देखें क्लासिफिकेशन में, ये डिविडेंड ज़्यादातर पे नहीं करते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि डिविडेंड पे करेंगे ही नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिविडेंड पे नहीं करते हैं। तो अगर एग्जांपल देखें तो एप्पल कंपनी फ़िलहाल के टाइम पे, मैं बता रही हूँ रिसेंट के टाइम पे, एप्पल कंपनी द फास्टेस्ट पेस पर जो ग्रोथ कर रही है ना, वो कंपनी है। और इसके शेयर्स को ग्रोथ शेयर्स के अंदर इंक्लूड किया गया है स्टॉक मार्केट के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं इनकम शेयर्स। तो इनकम शेयर्स उन कंपनीज के शेयर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड पे करती है, मतलब इनकी ग्रोथ रेट मॉडरेट होगी, मीडियम मीडियम इनकी ग्रोथ रेट है, स्टेबल ऑपरेशन चल रहे हैं। बट यहाँ जो मेन पॉइंट आपको इंक्लूड करना है वो है पे रेगुलर डिविडेंड। ये रेगुलर डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को देती है, और सो दे आर कॉल्ड इनकम शेयर्स। इन पर इनकम इनको इन्वेस्टर्स को जनरली मिल जाती है। इसके जो प्राइजेस हैं शेयर्स के, वो जनरली स्टेबल रहते हैं। और एग्जांपल्स की बात करें तो इन्फोसिस, HDFC, ONGC, विप्रो एक्सेट्रा, ये इनके क्या है एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें डिफेंसिव शेयर्स, तो डिफेंसिव शेयर्स उन कंपनीज के शेयर होते हैं जो कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी भी हो बट उनके प्राइजेस ज़्यादातर स्टेबल रहते हैं, उनकी अर्निंग स्टेबल रहती है, कंसिस्टेंट रिटर्न उनको इन्वेस्टर्स को मिलता है। अब मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है, बट कुछ ऐसी कंपनीज हो इन्फ्लेशन से उन पर कोई अफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसी कंपनीज के शेयर किसके अंदर आ जाएंगे, डिफेंसिव शेयर्स के अंदर आ जाएंगे। इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी सेफ फील करते हैं एज टू देयर जो उन्होंने प्रिंसिपल लगाया है। तो यहाँ पर डिफेंसिव शेयर्स में यही होता है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न हो तब ही ये स्टेबल अर्निंग प्रोवाइड करे अपने इन्वेस्टर्स को और कंसिस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड करे। और ज़्यादातर जो फूड प्रोसेसिंग होती है, हेल्थ केयर सेक्टर्स होते हैं, बिवरेजेस कंपनी होती है, वो इस डिफेंसिव शेयर्स के कैटेगरी के अंदर आती है। उसके बाद हम देखते हैं साइक्लिक शेयर्स। साइक्लिक शेयर्स उन कंपनीज़ के शेयर होते हैं जो कि बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड होती है। अब अगर बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन की मैं बात करूँ तो किस तरीके से हो सकती है, ये होता है एक्सपेंशन, उसके बाद ये पॉइंट जो आता है वो पीक का आता है, उसके बाद रिसेशन आता है, देन डिप्रेशन आता है, उसके बाद फिर से एक्सपेंशन एंड फिर से पीक पॉइंट, ये चलता रहता है। तो ये होते हैं बिजनेस साइकिल की फ्लक्चुएशंस। तो जो कंपनीज के शेयर बिजनेस साइकिल की फ्लक्चुएशन से अफेक्टेड होते हैं ना, वो साइक्लिक शेयर्स होते हैं। अब मैं बात करूँ, मान लीजिए एग्जांपल देख लेते हैं हम कोई भी, अगर एक्सपेंशन का टाइम चल रहा है, उस कंपनी में एक्सपेंशन का टाइम चल रहा है, ये एक्सपेंशन का टाइम है, तो एक्सपेंशन के टाइम पर उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी मार्केट के अंदर। तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो वहाँ पर मार्केट प्राइस भी उनका क्या होगा, बढ़ेगा। बट अगर रिसेशन का या डिप्रेशन का टाइम देखें तो वहाँ पर उनकी जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिमांड जो है वो कम होगी, कम होगी तो उनका मार्केट प्राइस भी क्या होगा, कम होगा। और एग्जांपल देखिए तो कंज्यूमर यूटिलिटी ज़्यादातर जो कंपनी है वो इस कैटेगरी के अंदर आती है। ओके, उसके बाद लास्ट वन इज़ स्पेक्युलेटिव शेयर्स। तो स्पेक्युलेटिव शेयर्स ऐसे शेयर्स होते हैं जो कि बुल और बेयरिश ऑपरेशंस की अटेंशंस को ग्रैब करते हैं। मतलब अगर हम देखें तो स्पेक्युलेटिव शेयर्स के अंदर क्या होगा, उनकी जो प्राइस है वो या तो बहुत ज़्यादा हाई होंगी किसी टाइम पर, या फिर बहुत ज़्यादा क्या होंगे, कम होंगे, या पर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ तो जो ऑयल बेस्ड कंपनीज होती है ना, मान लीजिए मैंने एक ऑयल बेस्ड कंपनी को सेटअप किया। शुरुआत में जो ऑयल बेस्ड कंपनी है वो क्या होगी, या तो ग्रोथ करेगी, या तो प्रॉफिटेबल होगी बहुत ज़्यादा, या फिर वो लॉस भी जा सकती है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है ऑयल कंपनी को सेटअप करना। यहाँ पर या तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा या बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो स्पेक्युलेटिव शेयर्स ऐसे कंपनी के शेयर्स ही होते हैं जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पर रिटर्न के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो शेयर्स अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ बुल एंड बियरिश ऑपरेशन हु ब्रिंग वाइड फ्लक्चुएशन इन देयर प्राइजेस। वहाँ पर फ्लक्चुएशन के, उनके प्राइजेस के अंदर फ्लक्चुएशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उसके बाद ये होते हैं स्पेक्युलेटिव शेयर्स। और जो माइनिंग है या एनर्जी है, बायोटेक की जो इंडस्ट्रीज़ है, उनके अंदर होते हैं ये ज़्यादातर स्पेक्युलेटिव शेयर्स। बट यहाँ ये कंफ्यूज मत होना कि जो एक कैटेगरी के अंदर शेयर आज है वो कल भी उसी कैटेगरी के अंदर होगा। इट में भी चांसेस जो आज इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है वो कल किसी और कैटेगरी के अंदर आए। जैसे आज एप्पल ग्रोथ शेयर्स की कैटेगरी के अंदर है, हो सकता है वो बाद में इनकम शेयर्स की कैटेगरी में आ जाए। तो एग्जाम्पल्स आर जस्ट फॉर कि आपको समझाना कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। ओके।
तो ये थी क्लासिफिकेशन शेयर्स की। उसके बाद हम देखते हैं कुछ शेयर्स के टाइप होते हैं। और सो अभी हम देखते हैं कि इक्विटी शेयर्स को किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो एक कंपनी अपने डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉयज़ को देती है फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। उनके बदले कोई कैश कंसिडरेशन नहीं होता, या फिर वो डिस्काउंट पे प्रोवाइड कराती है अपने डायरेक्टर या एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि वो उनकी फर्म में, वो उनकी बिजनेस के अंदर कोई वैल्यू एडिशन करते हैं, वो उनकी कंपनी के अंदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट उनको क्या किया जाता है, उनको बिना कैश कंसिडरेशन के या फिर डिस्काउंट में इशू करती है कंपनी इक्विटी शेयर्स। उसके बाद ये जो कंपनी इशू करती है शेयर्स, ये करती है अट्रैक्ट करने के लिए और रिटेन करने के लिए एक ऐसा टैलेंट जो कि उस कंपनी को ग्रो करवाने में हेल्प करेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो शेयर्स होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये इशू किए जा सकते हैं किसी भी कंपनी द्वारा उसी क्लास में जो पहले क्लास उसने इशू कर रखी है। मतलब मान लीजिए एक क्लास इशू कर रखी है, उसके अंदर डिविडेंड दिया जा रहा है, उसके अंदर जो भी प्री डिटरमाइंड रेट्स है, सब कुछ है, उसके अंदर ही ये वाले स्वेट इक्विटी शेयर्स भी इशू किए जाएंगे। अलग से कोई क्लास नहीं बनाई जाएगी। ये रेस्ट्रिक्टेड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ओके। और उसके बाद है नॉन वोटिंग शेयर्स। आपसे ही पता लग रहा है कि इन होल्डर्स के पास कंपनी के अंदर मीटिंग में वोटिंग राइट नहीं होंगे, पर इनके पास राइट होगा कि वो बोनस शेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये स्टॉक लिस्टेड हो सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। बट उनको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, जो कि क्या है कि उनको एक एडिशनल डिविडेंड मिलते हैं। मतलब जो वोटिंग शेयर्स होते हैं उनसे 20% ज़्यादा इनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। जो वोटिंग शेयर्स को कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, उससे 20% ज़्यादा इनका डिविडेंड होगा। और कंपनी जो है ये वोटिंग नॉन वोटिंग शेयर्स इशू कर सकती है 25% ऑफ वोटिंग शेयर्स के। मतलब वोटिंग शेयर्स का जो 25% होगा, उतना ही ये क्या करेगी, वो नॉन वोटिंग शेयर्स को इशू कर सकते हैं कोई भी कंपनी। उसके बाद अगर हम देखें राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू या राइट शेयर प्रीएम्पशन का राइट होता है। इसके अंदर क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है उसे उनसे कंपनी को ऑफर करना होगा जो भी वो शेयर इशू करने वाली है डिस्काउंटिंग प्राइस पे। और उसके बाद शेयर होल्डर की मर्जी है, उनका राइट है कि वो उनको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो जो स्विट्जरलैंड एनर्जी है, उसने राइट इशू करे अभी अभी कंपनी के अंदर। तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पहले पूछती है कि भैया आपको चाहिए है या नहीं इशू डिस्काउंटिंग प्राइस पे, वो उनको ऑफर करेगी। उसके बाद शेयर होल्डर्स की मर्जी है, उनको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और ये राइट जो है वो प्रीएम्पशन का, मतलब पहले उनसे पूछा जाता है। प्रीएम्पशन का मतलब यही होता है, ठीक है। और लास्ट है हमारा बोनस शेयर। बोनस शेयर्स कौन से शेयर होते हैं? जो कि एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने करंट शेयर होल्डर को। मतलब जो अभी शेयर होल्डर है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनी ये शेयर्स बिना किसी कैश पेमेंट के, ठीक है। इसके बदले कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी उनसे। बस वो क्या करते हैं, अपना इक्विटी बेस बढ़ाने के लिए ये इशू करते हैं शेयर्स। और अगर हम देखें अभी तो एज बाई ट्रिप जो कंपनी है, एज बाई ट्रिप, तो इसने जो है बोनस शेयर इशू किए हैं। और अक्टूबर 10 2022 इन्होंने क्या करे हैं, बोनस शेयर्स इशू करे हैं। हर एक शेयर होल्डर को 3 बोनस शेयर्स मिलेंगे। इस हिसाब से इन्होंने क्या करे, इशू करे। तो ये जो है रेशो के अंदर डिवाइड होता है कि 1:3 यहाँ पे हो जाएगा कि एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या मिलेंगे, 3 बोनस शेयर्स मिलेंगे। जितने भी शेयर होल्डर होंगे उनकी प्रपोर्शन के हिसाब से उनको क्या मिल जाएंगे, बोनस शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये होता है बोनस शेयर्स। तो यहाँ पर हमारा शेयर्स का कंसेप्ट पूरा होता है। उसके बाद हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का कंसेप्ट। सो अभी हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। लेट्स मूव टू द प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर एज द नेम सजेस्ट, वो शेयर होते हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस किस चीज़ में मिलेगी? इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किया जाएगा, और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इनको पहले पेमेंट की जाएगी। तो प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिन पर जो प्रेफर्ड डिविडेंड मिलता है, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलता है, अगर इन द केस एक साल कंपनी को लॉस हो रहा है और वो डिविडेंड पे नहीं कर पा रही हैं, तो उससे अगले साल वो एक्यूमुलेट होकर उनको मिलेगा। और अगले साल भी अगर उनको लॉस हुआ है तो उस साल का साथ में इससे पिछले साल का दोनों एक्यूमुलेट होकर तीसरे साल इनको डिविडेंड मिलेगा। तो ये होते हैं क्यूमुलेटिव। मतलब इसमें क्यूमुलेट क्या होगा, इसमें क्यूमुलेट उनका डिविडेंड होगा। एक साल नहीं दिया तो अगले साल नहीं दिया तो उससे अगले साल। बट ऐसा जो
एक्यूमुलेटिव फीचर 3 साल के लिए होता है। अगर लिक्विडेशन का केस देखें और उस टाइम पर कोई एरियर है प्रेफरेंस डिविडेंड को लेके, तो वो पे नहीं किए जाएंगे अनलेस अगर कोई प्रोविज़न आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर है तो। उसके बाद हम देखते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी के पास अगर प्रॉफिट नहीं है, लॉस हो रहा है या फिर इनएडुकेट प्रॉफिट है, मतलब जितना उनको डिविडेंड पे करना था वो उनकी कैपेसिटी नहीं है उतनी डिविडेंड पे करने की, तो उस साल का जो डिविडेंड है उनको नहीं दिया जाएगा। तो ये होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव, मतलब क्यूमुलेट नहीं होगा यहाँ पे डिविडेंड। उसके बाद है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो कि कन्वर्ट किए जा सकते हैं आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इनटू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, वो होते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर होते हैं जो कि कंपनी के लाइफ टाइम के ड्यूरेशन के अंदर रिडीम किए जा सकते हैं, और ऐसा प्रोविज़न के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर होगा। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन कंडीशंस में ही हो सकता है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो पार्टली पेड अप शेयर्स है उनको फुल्ली पेड अप बना दिया गया है, और जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो प्रॉफिट जो क्रिएट हुआ है उससे रिडम्पशन किया जा रहा है। अगर कोई प्रीमियम पे करना है रिडम्पशन के ऊपर तो वो भी प्रॉफिट में से निकाल के ही दिया जाएगा। उसके बाद है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो सिर्फ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी के टाइम पर ही रिडीम किए जाएंगे, उससे पहले रिडीम नहीं होंगे। लास्ट है क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इनकी एग्जिस्टेंस 1984 में आई थी। गवर्नमेंट ने 1984 में इनको इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर क्या होता है, 10% रिटर्न दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स पे 3 से 5 साल के गेस्टेशन पीरियड के अंदर। उसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाएगा इक्विटी शेयर्स के अंदर। बट ये जो है इन्वेस्टर्स को कम अट्रैक्ट करते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि एक तो इन पे इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी कम है, दूसरा कि उनकी जो कन्वर्जन होगी इक्विटी के ऊपर वो टोटली डिपेंड करेगी कि उस टाइम पर उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। हो सकता है इक्विटी की परफॉर्मेंस उनकी उस टाइम पर अच्छी नहीं चल रही है जब कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उस टाइम पर वहाँ पे क्या होगा, उनको लॉस होगा जब वो कन्वर्ट किए जाएंगे। तो ये था क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स के बाद हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स के बारे में। तो डिबेंचर जो है वो एक लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कोई कॉरपोरेट या फिर गवर्नमेंट रेज करती है पब्लिक से अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। जो लॉन्ग टर्म फंड्स की उसको नीड होती है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब वो लॉन्ग टर्म लोन को इशू करती है तो उसे डिबेंचर बोला जाता है। डिबेंचर पर स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि कंपनी लीगली बाउंड है या फिर गवर्नमेंट लीगली बाउंड है कि उनको पे करना ही करना पड़ेगा। और हर एक डिबेंचर होल्डर को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके ऊपर मेंशन होता है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है एंड क्या डेट ऑफ रिडम्पशन होने वाली है। अगर रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन जो है इंडिया के अंदर वो 5 से 10 साल के बीच तक का होता है, और जो इनकी पेमेंट है रिडम्पशन का जो प्रोसीजर है वो इंस्टॉलमेंट में किया जाता है। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं डिबेंचर की। तो सबसे पहला है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर का मतलब है कि वो डिबेंचर सिक्योर्ड है किसी भी कंपनी की एसेट से। मतलब अगर कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कंपनी पेमेंट नहीं करती है, रिडम्पशन नहीं होता है डिबेंचर का, तो उस टाइम पर क्या है, वो डिबेंचर होल्डर होल्ड कर सकता है उन कंपनी की एसेट्स को। उसके बाद है अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो कि किसी भी सिक्योरिटी से प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं, सिक्योर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर है। वैसे ये जो है बहुत ही कम अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर के लिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। ओके, उसके बाद देखते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जो कि स्पेसिफिक टाइम के बाद, स्पेसिफिक पीरियड के बाद क्या किए जा सकते हैं, कन्वर्ट किए जा सकते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर। ओके, इक्विटी शेयर्स के अंदर उनको कन्वर्ट किया जा सकता है आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन ये जो कन्वर्जन है ये सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किया जाता है। अब इन पे जो है इंटरेस्ट रेट कम होता है क्योंकि इनके पास अट्रैक्टिव फीचर है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का। ओके, उसके बाद देखते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर के अंदर क्या होता है, कुछ पोर्शन जो कन्वर्टेबल पोर्शन होगा डिबेंचर का वो शेयर्स के अंदर, इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम।
अब यहाँ पर इन्वेस्टर के पास एडवांटेज है, दोनों जो कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हैं दोनों का ही एडवांटेज है उसके पास, कि कुछ पोर्शन तो वो क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर में, और कुछ उनके पास डिवेंचर का भी जो एडवांटेज है वो मिल जाता है। उसके बाद देखते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में होल्डर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है अपने डिवेंचर को इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करने का, और इसको रिडीम किया जा सकता है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद इसको रिडीम कर लिया जाएगा। ये था डिवेंचर के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम ये 3 ही पार्ट करेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लॉन्ग। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and if you like it, give it a thumbs up. If you have any doubt, feel free to ask in comment and subscribe for more.